नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचलाइन और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में सियासी उबाल अपने चरम पर है। दरअसल महिला आरक्षण कानून 2029 चुनाव से पहले लागू करने के लिए केंद्र सरकार 3 काम करना चाहती थी। लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करना, देश का नया चुनावी नक्शा खींचना यानी कि परिसीमन, और महिला आरक्षण कानून को असल में लागू करना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर सरकार के विधेयकों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार बिल ला रही है उसका विरोध करते हैं। यह राजनीतिक मंशा से किया जा रहा है और इसके बाद से ही दोनों धड़ों की ओर से अपने अपने तर्कों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बहरहाल ये तो हुई सरकार और विपक्ष की बात, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश की आम महिला इस पर अपनी क्या राय रखती है। समाचार प्लस ग्राउंड जीरो पर उतरकर जानेगा देश की आधी आबादी के मन की बात, और अलग अलग क्षेत्रों से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे और इस बिल को लेकर महिलाओं की क्या राय है उसको लेकर बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले मेरे सहयोगी अधिराज सिंह नरूका जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अधिराज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। महिला आरक्षण बिल जिस तरह से सरकार लाना चाहती थी, लेकिन ये पास नहीं हो पाया और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन अपना देते हैं और तहे दिल से माफी नारी शक्ति से इसको लेकर मानी जाती है, और उसके बाद से ही विरोध प्रदर्शनों का जिस तरह से दौर शुरू होता है, दोनों ही पक्ष और विपक्ष अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आम महिला जो है वो अपनी क्या कुछ राय रखती है, उसको लेकर क्या कुछ सामने आ पाया? अगर इस पूरी बात को देखिए, मैं आपको बताऊं कि महिला आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में लागू हो चुका है। 2023 में कानून बन चुका है और 33% राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में देश की महिलाओं को मिल चुका है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? ये जो कानून है जो 2023 में बना, जो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी, लेकिन वो 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद में जब नई जनगणना जो अभी हो रही है उसके आधार पर जो डाटा आएगा उसके बाद में परिसीमन होगा और फिर वो लागू होगा, तो मान के चला जा रहा है कि उसमें काफी वक्त अभी लगना है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार चाहती थी कि देरी ना करते हुए इसको तुरंत 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाए और 2029 के लोकसभा चुनाव में आधी आबादी को 33% आरक्षण मिले, जिसके चलते लोकसभा में ये संशोधन बिल लेकर आया गया। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम जो विपक्षी दल थे उन्होंने इसका विरोध किया, बिल के विपक्ष में वोट किया और बिल को खारिज करवा दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके का किया गया है, क्योंकि सरकार चाहती थी कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो, जिसके चलते 2029 में महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण मिले। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम दलों ने आरोप लगाया कि सीधी तौर पर राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। अब ये सब जब बिल गिरने के बाद में शुरू होती है राजनीतिक सियासी घमासान। एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कांग्रेस से तमाम दलों पर आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का हक छीनने का काम किया। ऐतिहासिक दिन 17 अप्रैल बनने जा रहा था, महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी पक्की होने जा रही थी, लेकिन पार्टियों ने आधी आबादी के साथ कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय किया, उनके हकों को मारने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं सियासत शुरू होती है। आज देश भर में बीजेपी की ओर से सभी राजधानियों में प्रदर्शन किए गए, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी तरीके से अभियान में उतर गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि 2023 में जब कानून आया महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण का, तो सर्वसहमति से हमने समर्थन किया। ये बात सही है। 2023 में जब लोकसभा में कानून ये आया था, विधेयक आया था, तो सर्वसहमति से पारित हुआ था। अब क्या चक्कर रहा, क्या कारण रहा कि 2026 में जब विधेयक आया, संशोधन विधेयक, तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दोनों तरफ से थी, इसके चलते इसका खामियाजा सीधे तौर पर महिलाओं को। इसी बीच में राहुल गांधी को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ निर्वाचन, अधिराज राहुल गांधी को मैं कोट करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने का ये सिर्फ एक प्रयास था और इसके साथ ही आरक्षण जो जनगणना है, नई जनगणना और पिछड़ा जो तबका है उसको नजरअंदाज करके ये सरकार आरक्षण लागू करना चाहती है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिला के जो सियासत है, महिला आरक्षण जो हमेशा की तरह सियासी भेंट चढ़ता नजर आया, इस बार भी वो सियासी भेंट चढ़ गया। पहले भी जब संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, तब भी महिला आरक्षण विधेयक आया, वो भी उसमें उस वक्त भी कानून नहीं बन पाया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में कई बार बिल आया, लेकिन तब भी ये पास नहीं हो पाया। मनमोहन सरकार, कांग्रेस की सरकार जब थी 2008-10 के दौरान, 8 और 9 के बीच में, उस दौरान
बिल आया गया, राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका। अब मोदी सरकार ने 2023 में कानून बनवा दिया, प्रॉपर तरीके से महिला आरक्षण का 33% का कानून आज देश में है। लेकिन उसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन ये कि जब जनगणना होगी, जनगणना के बाद में परिसीमन होगा, उसके बाद लागू होगा। अब उसमें समय लग रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार की अच्छी पहल भी थी, अच्छी पहल थी कि इसको 2029 से लागू किया जाए, लेकिन विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास नहीं था कि इस महिला आरक्षण के कहीं ना कहीं महिला आरक्षण की आड़ में ये परिसीमन करना चाहते हैं और परिसीमन से कहीं ना कहीं विपक्ष। अच्छा, अब पक्ष विपक्ष से इधर अधिराज, पक्ष विपक्ष से इधर हम बात करें, जो आम महिला है अधिराज, जो आम महिला है उनका क्या रुख है, वो किस ओर जाती दिखाई पड़ रही है? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि बीते कुछ दिनों से जब ये देश में सियासी चर्चा छिड़ी की विशेष सत्र आ रहा है संसद का और महिलाओं को आरक्षण के लिए संशोधित बिल पेश किया जाएगा और 2029 में महिलाओं की भागीदारी विधानसभा और लोकसभाओं में बढ़ जाएगी 2029 के बाद से, तो एक उत्साह का माहौल था। हर जगह गली चौबारे में चर्चा थी, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हो या नहीं हो, तमाम जो एनजीओ चलाती थी, सामाजिक संगठन थी, उन महिलाओं को काफी खुशी थी। कई तरीके के हमने वाहन रैलियां देखे, हस्ताक्षर अभियान देखे, तो एक खुशी का माहौल था कि अब वो दिन आ गया जो दशकों से चर्चा की जाती थी। महिला आरक्षण लोग बहुत सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बार उम्मीद जगी थी कि अब प्रॉपर रूप से 2029 में धरातल पर उतरेगा और संसद और लोकसभा में नीति निर्माण में महिलाएं जाएंगी। एक उम्मीद थी, एक विश्वास था, एक नारा जो बीजेपी मैं फिर से रुक करूंगा। अधिराज, सहयोगी कुलदीप गृहस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं बांसवाड़ा से। कुलदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? इस बिल को लेकर, बिल के खारिज होने के बाद से लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। आम महिला की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, उनका क्या कुछ रुख है? मैं जिस तरह से तस्वीरों में देख पा रहा हूं, आपके पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, आप उनसे बातचीत करने की अगर कोशिश करें। क्या बताऊं मैं, महिलाएं हमारे साथ बांसवाड़ा की महिलाएं रैलियां खोली है और की जाती थी महिला आरक्षण तो बिल पास होने अब इस बार उम्मीद जगी थी कि अब का विरोध करके प्रधानमंत्री महिला रह चुकी है, हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला रह चुकी है और बाकी अधिकारी पोस्टों पे भी बहुत सारी महिलाएं रह चुकी हैं। और इस आरक्षण के होने से जो सीटें बढ़ती और वहाँ महिलाएं पहुंचती तो वो महिलाओं के लिए ज्यादा सोचती। एक छोटी सी बात को कहना चाहूंगी, एक परिवार या एक घर होता है, उसमें आधी भागीदारी महिला की रहती है, जबकि यहाँ 33% अपन बात कर रहे थे, जबकि पूरी आधी भागीदारी महिला रहती है और वो घर को बहुत अच्छे से चलाती। और देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए एक महिला का होना बहुत जरूरी है। ये इन लोगों ने अपनी मोनोपोली चलाई, कांग्रेस सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आगामी चुनाव में इसको कांग्रेस सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? आप बताइए। कांग्रेस का जो ये दोहरी मानसिकता है, वैसे तो वो महिलाओं के हितों की बात करती है हमेशा कांग्रेस सरकार, लेकिन आज जब सच में महिलाओं के हितों की बात हुई और ये कहा गया महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए बिल पास करना चाह रहे थे, तो वहां पे कांग्रेस ने विरोध करके उनकी दोहरी मानसिकता का सामने प्रदर्शन कर दिया है। और पूरे देश की महिलाएं अब ये जान चुकी है कि कांग्रेस सरकार महिलाओं के हितों में बिल्कुल भी नहीं है और इससे हमारे भारत की जो महिलाएं हैं उनके मानसिक स्थिति पर भी बहुत असर पड़ा है। उनके सारे जो भी उनको उम्मीदें थी इस बिल से, वो सारी टूट चुकी है और महिलाएं अब इस दोहरी मानसिकता को समझ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है महिलाओं के हित की, लेकिन जब उनके हित की बात होती है तो वो इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके और इस सारे काम को खराब करने का काम कांग्रेस सरकार करती है। सिर्फ महिलाओं की बात, सिर्फ वो बातें करती है और जब वो वास्तविकता में कुछ करने का होता है तब वो इस तरह से विरोध करके और सारा काम खराब करने का काम कांग्रेस सरकार करती है। महिलाओं के लिए उनको कुछ भी करने की उनकी ना ही इच्छा है और ना ही शक्ति है उनकी। आपका क्या कहना है इस बारे में? महिलाओं का हक न मारे, महिलाओं को उनका पूरा हक दे और महिलाओं से हक छीनने की कोशिश भी ना करे। और कांग्रेस सरकार को ये सोचना चाहिए कि महिलाओं को जो भी आरक्षण मिले उसके लिए पूरी तरह से हमारा सहयोग करे। तो विधानसभा में और लोकसभा में अगर ये बिल पास हो जाता तो उस पर क्या कहना? बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पर है जो महिला है, कई को का विरोध है, कई का कहना है कि अगर बिल पास होता तो महिलाओं का इसमें लाभ होता। आपका क्या कहना है? बिल पास होना चाहिए। बिल पास होना चाहिए। और आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो विधानसभा में अगर महिलाएं अधिक संख्या में बैठती, 33% जो आरक्षण और सीटें भी बढ़ती, परिसीमन होता,
तो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक सीमा के अंदर कार्य करना और बढ़ के कार्य करना, दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति अगर कम जगह पे काम करता है और एक अधिक जगह पे काम करता है, दोनों में बहुत अंतर है। तो महिलाओं के हाथ में जब देश आता है, हमारी प्रधानमंत्री खुद महिला रह चुकी है, जब कांग्रेस सरकार की खुद माननीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो उन्हें तो ये होना ही चाहिए था कि एक महिला के हित में बोलना था, लेकिन उन्होंने ये वोट नहीं देकर इसको पारित नहीं करने दिया। 12 साल के जो प्रधानमंत्री का अथक प्रयास था और आज तक उनके सारे बिल पास हुए, लेकिन उन्होंने ये बिल पास नहीं कराकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जी ठीक है कुलदीप, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी के सिंह बीकानेर से मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। के मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। महिला आरक्षण जो बिल है उसको खारिज होने के बाद से दोनों ही स्तर पर अपने अपनी तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर किए जा रहे हैं। बीकानेर में महिलाओं की जो भावनाएं हैं वो किस ओर जाती दिखाई पड़ रही हैं? के मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सहयोगी अधिराज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। जयपुर से अधिराज सिंह नरूका मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अधिराज, महिला आरक्षण कानून को लेकर जिस तरह से बीजेपी की ओर से भी प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस की ओर से भी प्रदर्शन किया गया, अच्छा बीजेपी ने एक नैरेटिव यहां पर जरूर सेट किया है कि महिला विरोधी है कांग्रेस, और क्या लगता है सड़कों के माध्यम से जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं, ये कितना नैरेटिव सफल होता नजर आ रहा है? क्योंकि इससे पूर्व भी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके द्वारा रणनीति बनाने को लेकर एक खास चर्चा भी 17 अप्रैल को की गई थी तमाम पदाधिकारियों के साथ। देखिए, रणनीति की अगर बात की जाए तो शायद प्रताप बीजेपी को इस बात का पता था कि ये बिल जो है वो खारिज होने वाला है। जिस तरीके से बीजेपी ने अचानक से एक माहौल बनाया, अचानक से जिस तरीके से कैंपेन चला बीजेपी का बहुत तेजी से, वो कैंपेन हमने देखा किस तरीके से हस्ताक्षर अभियान चले, स्कूटी रैलियां चली, टाउन हॉल्स कार्यक्रम हुए, सम्मेलन हुए और माहौल एक क्रिएट किया गया। और उसके साथ ही अचानक से इस तरीके से जब अमित शाह ने पूरा स्पीच दिया और बार बार लोकसभा में ये बात बताई कि कांग्रेस ने कब कब किस तरीके से विरोध किया, कांग्रेस की सरकार में किस तरीके उनके सहयोगियों ने विरोध किया, तो ये तय था कि ये बिल खारिज होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से उनको घेरने का काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, पूरे राज्यों में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट हुआ वो काफ़ी एक सफल प्रोटेस्ट था, और जिस तरीके से कह सकते हैं कि आक्रोश महिला मोर्चों की कार्यकर्ताओं में था वो एक वास्तव में देखने लायक था। और आगामी दिनों में इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कई राज्यों का चुनावी जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं महिला जो आरक्षण से जुड़ा विषय है, इसी पर कहीं ना कहीं ये केंद्र बिंदु रहने वाला है। ये आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आज सिर्फ इस प्रोटेस्ट से ये सीमित नहीं हो जाएगा कि बात खत्म हो जाएगी। बीजेपी की रणनीति की जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर वो इस तरीके के विरोध के कार्यक्रम करे ताकि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को वो घेरने की कोशिश कर सके। ठीक है अधिराज, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी के सिंह बीकानेर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? महिला आरक्षण बिल के खारिज होने के बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां पर देखने को मिल रही है। बीकानेर के किस तरह के हालात हैं, महिलाएं जिनकी भावनाएं किस ओर जाती दिखाई पड़ रही? जी देखिए, हमने जिस दिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि जिस दिन ये वोटिंग हुई, नरेंद्र मोदी की हार हुई, तो कहीं ना कहीं नारी वंदन बिल के लेकर बीकानेर की नारियों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी विचित्र लगी। उन्हें थोड़ा नाराजगी महसूस हुई कांग्रेस को लेकर बात करें तो लोगों में ये कहीं ना कहीं उत्साह था कि नारी को 50% आरक्षण मिल जाएगा। तो वो सब कुछ नहीं मिलने के चलते एक बड़ी विरोध है। ये भी कह सकते हैं कि हम वो लोग, महिलाएं पूरी तरह से साइलेंट होकर एक तरह से विरोध अपना जाहिर कर रही हैं। तो जहां तक अगर हम बात करें बीकानेर की जो महिलाएं हैं, बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरह से कह सकते हैं कि शहर अध्यक्ष के रूप में भी सुमन चाचेड़ को महिला को ही यहाँ पर शहर अध्यक्ष बनाया है, पुरुषों को तरजीह देते हुए। और जहां तक हम बात करें राजस्थान की, पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने के रूप में कहीं ना कहीं रही है। मोदी को पूरी तरह से यकीन था कि जनता और जो कांग्रेस पार्टी है सभी लोग उनका समर्थन करेगी और निश्चित रूप से बिल पास हो जाएगा और जो परिसीमन भी हो जाएगा। लगभग जो 300 सीटें हैं उस पर 50% कह सकते हैं कि
बढ़ जाएगा एक तरह से महिला आरक्षण, वो कहीं ना कहीं सीटें बढ़कर 800 हो जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में भी बड़ा फायदा मिलने की संभावना थी। वही कांग्रेस पार्टी का यह आरोप था कि ये राजनीतिक फायदे के लिए ये लोग हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। इसी का जी ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा। के लगता है कोई तकनीकी खामी है, मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। कुलदीप गृहस्थी बांसवाड़ा से मेरे साथ बने हुए हैं। तो बांसवाड़ा के हवाले से अगर कुलदीप बात करें तो एक ही रुझान अभी तक, जिस तरह से आपने महिलाओं से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश की, कि नाराजगी तो इस बिल के खारिज होने के बाद से कांग्रेस पर उनकी बनी हुई है। जी हाँ, निश्चित रूप से महिलाओं में नाराजगी बनी हुई है। यहाँ महिलाओं का यही कहना था कि अगर बिल पास होता तो महिलाओं का कद भी बढ़ता और महिलाओं को इसका लाभ भी मिलता। लेकिन जब ये बिल पास नहीं हुआ तो महिलाओं में एक तरह की नाराजगी को देखने को मिली। कई गृहिणियों का कहना था कि ये बिल पास हो जाता तो देश हित के लिए रहता, लेकिन अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कई राजनीतियों का कोई ना कोई लाभ होगा, इसकी वजह से ये बिल पास नहीं हुआ, जिसको लेकर महिलाओं में अच्छा खासा विरोध देखने को मिला है। क्या ये कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में चुनावों के वक्त अब विपक्ष को यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस प्रकार से महिलाओं के रुझान सामने आए हैं? जी हाँ, निश्चित बात है कि आने वाले समय में पंचायती जो चुनाव होंगे और नगर परिषद नगर पालिका के जो चुनाव होंगे, उसमें इसका परिणाम जो आएंगे वो महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो बात है उसको लेकर निश्चित रूप से होगा। कई महिलाएं जैसे हम उनसे पूछते हैं, आप जो चुनाव आने वाले समय में आने वाले चुनाव है उस पर आप क्या देखते हैं? मैं यही देखूंगी कि जिस पर महिलाएं विरोध कर रही हैं, अभी आज देखते हैं अपन आज की जो कैंपेन रही है, उस कैंपेन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर कोई चाहता है, मोदी जी का यही था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आज बेटियों को पढ़ाई इसीलिए है कि वो देश हित में आगे बढ़े और अपने हित और देश हित करें, और इसीलिए ही वो 33% आरक्षण का उन्होंने मानस रखा था। से ही 12 साल से उन्होंने तैयारी करी थी, और आज जब ये ध्वस्त हुई तो उन्हें भी कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को ठेस लगी है पूरी तरह से। अब ये तो इन्होंने अपने पांव पे जो कुल्हाड़ी मारी है, इनका ये महिलाएं तो बिल्कुल वोट नहीं देने वाली है। हम जैसे, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे जैसी कोई महिला इनको वोट नहीं देगी और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। अभी पंचायत नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव आने हैं, उस पर आप इसको क्या कैसे देखते हैं? चुनाव का परिणाम तो सामने ही देखा जा सकता है। जो इन्होंने महिलाओं का जो आशाएं थी इस बिल से, सारे देश की महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी और उन्हें आशाएं थी कि ये बिल पास होने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। लेकिन इस बिल का विरोध करके कांग्रेस पार्टी ने जो भी ये बिल का विरोध किया है, इसको देखते हुए आगामी चुनाव में महिलाएं कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे पाएगी। कहीं न कहीं महिलाओं में विरोध भी है, तो कई महिलाओं का कहना है कि अगर ये बिल पास होता तो कहीं ना कहीं किसी राजनीति को इसका लाभ जरूर मिलता। लेकिन आने वाले समय में पंचायत चुनाव और नगर परिषद के चुनाव में ये देखना निश्चित बात होगी कि महिलाओं में जो विरोध उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है कुलदीप, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी अधिराज सिंह नरूका जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अधिराज, देखिए, कहीं ना कहीं जो लड़ाई सारी है वो नैरेटिव की है। विपक्ष अक्सर बीजेपी पर, सरकार पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ये दिखाने में सक्षम रही है कि इस बार तो राजनीति धर्म को लेकर भी नहीं थी, महिलाओं को लेकर बात थी, और उसमें भी आप समर्थन में नहीं आ पाए। क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी ये जो नैरेटिव साथ लेकर चल रही थी, इस मुद्दे को भुनाने में किस हद तक कामयाब नजर आ रही है? देखिए, ये तो भविष्य के सियासी गर्भ में है कि किसको क्या फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस इस बात को बहुत पहले ही भांप चुकी थी कि ये जब उनको पता था कि एनडीए के पास बहुमत नहीं है और ये पारित नहीं होगा, बावजूद इसके जिस तरीके से बीजेपी ने एक माहौल देश में बनाया, तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को पता था कि ये बिल क्यों लाया गया है, और उस बात के लिए विपक्ष भी तैयार था। विपक्ष ने इसमें बिना किसी हिचक के साफ तौर पे कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। सियासी मानचित्र बदलने की दृष्टि से ये बिल जो संशोधन विधेयक है लाया गया है, और हम इसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर परिसीमन में अपने हिसाब से सीटों का जो परिसीमन है वो करना
करना चाहते हैं अपने सियासी फायदे के लिए। जैसे ही उस दिन वो जो बिल गिरा तो दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी कॉन्फिडेंस के साथ, बिना एक आत्मविश्वास के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया, और जिस तरीके से एक आंदोलन की पूरी रूपरेखा बनाई गई, आपात बैठकें बुलाई गई और तय किया गया कि किस तरीके से प्रोटेस्ट होंगे। तो अब कह सकते हैं कि क्योंकि आधी आबादी का सवाल है, आज जब यहाँ पर दलित के नाम पर राजनीति की जाती, किसान के नाम पर राजनीति की जाती है, तो महिला तो आधी आबादी है। और एक ट्रेंड बदला है प्रताप, पिछले कई सालों से लगातार महिला बढ़ चढ़कर मतदान करने लगी है, चाहे किसी भी राज्य की बात हो। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का ये जो कैंपेन है कितना कारगर साबित हो पाएगा, क्या आधी आबादी को साधने में कामयाब हो पाएंगे, इसका एक सीधी तौर पर कह सकते हैं कि इसका एक रिजल्ट, ये प्रयोग कह सकते हैं कि जो अभी चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, उसका कितना इंपैक्ट आता है, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या वास्तव में एक विपक्ष के लिए चुनौती बन गया है या विपक्ष जो बीजेपी इसका नैरेटिव तोड़ने में कामयाब हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अलग अलग क्षेत्रों से मेरे सहयोगी जुड़े थे और वो बता रहे थे कि आप महिला के मन में किस तरह के ख्याल हैं इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।